अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हैं जो आपके साथ हमेशा की तरह हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक आपके चेहरों पर खुशियाँ बखेरता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। और उसके बाद ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी जब राय का इज़हार होता है, तो एक तो हमें उससे सीखने का मौका मिलता है और फिर दूसरे अकाउंट्स तक उसकी रीच भी होती है। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। दोस्तों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लीडर हैं ना, जो बानी हैं, जो वो रवायत लेकर चले थे, जो उन्होंने धंधा शुरू किया था, वो धंधा उनके फॉलोवर जो हैं वो भी उसी तरह से लेके चल रहे हैं। उनको बेचने वाले मुख्तलिफ तरीके से उनको बेचते हैं और चीज़ बुरी हो या अच्छी हो, नेगेटिव हो या प्लस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने इमरान खान साहब को बेचना ही बेचना है। अब यूथियों ने तय कर लिया है कि उन्होंने इमरान खान को दज्जाल बनाकर पेश करना है। हालाँकि अलीमा खान समेत जो है वो उनके कल आपने बयानात सुने, जिस यूट्यूबर ने स्टोरी दी थी, वो भी डटा हुआ है। वो इमरान खान को जो पिम्स अस्पताल लाया, डॉन न्यूज़ ने भी इस स्टोरी की बुनियाद पर दावा कर दिया है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ पिम्स के एक सीनियर डॉक्टर के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को हफ्ता की रात सख्त सिक्योरिटी में तब्बी अमल के लिए पिम्स अस्पताल लगाया गया, जो काफ़ी देर तक उनका जो है वो मुआयना या काफ़ी देर तक उनका इलाज या आपने जो भी कहना है वो चलता रहा बकौल डॉन न्यूज़ के। वो सुबह के वक़्त मुकम्मल हुआ, उन्हें इतवार को वापस ले जाया गया और डॉक्टर्स के मुताबिक हफ्ता की रात गैर मामूली नक़्ल-ओ-हरकत देखी गई और इमरान खान की पिम्स अस्पताल से पहले ऑपरेशन थिएटर्स और कुछ रूम्स हैं जिनको घेरे में ले लिया गया था और उनका दाखिला बंद कर दिया गया था। अब ये ज़ाहिर है एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी हालाँकि मैंने जो है वो अलीमा खान साहिबा और दूसरे वो जो हैं, उनकी आधी फैमिली कह रही है कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। ऐसी कोई खबर नहीं है कि इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई बीमारी है। लेकिन यूट्यूबर जो है वो मुसलसल इमरान खान के चाहने वालों को, इमरान खान के मुजावरों को, इमरान खान के जो भगत हैं, उनको इस तरफ ला रहे हैं कि इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब है और उनको अस्पताल लाया गया। अगर मैं ये बात मान भी लूँ, तो इसमें क्या गलत है? अगर इमरान खान साहब को किसी जगह पे इलाज की ज़रूरत है और उनको अस्पताल लाया गया है, तो इसमें गलत क्या है? ये तो बल्कि बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत की तरफ से अगर देखा जाए कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इस किस्म की सहूलत देना कि उनके को आँख में प्रॉब्लम है या किसी और जगह पे मसला है तो वो हॉस्पिटल लेके आएँ, उनके पूरे चेकअप हुए और अगला जो उनका प्रोसेस होगा वो पूरा किया जाएगा। ये तो बड़ी मेरे ख़्याल में हुकू हालाँकि आपको याद होगा ये यही वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब जो इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको कुर्सी देने से इनकार कर दिया था। स्पेशल ऑर्डर किए थे कि इस बंदे को कुर्सी नहीं देनी क्योंकि ये बंदा कुर्सी के बगैर बैठ नहीं सकता। कुर्सी के बगैर एक ख़ास किस्म की कुर्सी है उसके बगैर बैठ नहीं सकता और उसके अलावा ये बंदा नमाज़ नहीं पढ़ सकता जब तक ये कुर्सी पर बैठ के लेकिन उन्होंने कुर्सी देने से इनकार कर दिया था। एक गद्दा था जो शहबाज शरीफ साहब के पास था कमरे में और कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अगर इमरान खान को वीआईपी तरीके से हॉस्पिटल लाया जाता है, उनका इलाज किया जाता है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, या यहाँ पर ये भी आप देखें कि यहाँ पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हो रही कि पहले उन्होंने डॉक्टर अदनान को जो उनका अपना मुआलज है उसको भेजा हो, उसने इमरान खान साहब को ठोक बजा के चेक किया हो कि इमरान खान साहब वाक़ई बीमार हैं, तो फिर कहा हो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ले जाएँ अस्पताल इनका इलाज करें, ऐसा नहीं है। रूटीन की चीज़ें चल रही हैं, रूटीन के मामलात चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि यूथियों ने हर तरह से इसको बेचना है और वो अपने तरीके से बेचने की तरफ जो लगे रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का मेगा करप्शन स्कैंडल तो आपको याद होगा उसमें अब कुछ और पेशरफ्त हुई है। कोस्तान के 40 अरब रुपए के मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस अरबपति वो जो डंपर ड्राइवर था, जी ड्राइवर वो भी डंपर का। अब अंदाज़ा करें कि केपीके में अब वज़रा के या एमएनपी के या एमपीएस की क्या दिहाड़ियाँ लग रही होंगी या लगी होंगी कि एक ड्राइवर जो है, जो डंपर चलाता है, जो ट्रक चलाता है, वो भी 4 अरब रुपया जो है कौमी खजाने में जमा करवाने पर रज़ामंद हो गया है। और पेशावर की जो अदालत में उसमें ये प्ली बार्गेनिंग का जो केस है वो चल रहा था। मुलज़िम और प्ली बार्गेनिंग से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत एहतसाब अदालतों के जज ज़फ़र खान ने की, जिस दौरान डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने नैब खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली अदालत में पेश हुए और बताया कि मुलज़म जो है वो मुमताज़ को कोस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस है, ये बात तो कन्फर्म है। उन्होंने अदालत को बताया कि इस ज़मन में नैब ने मुलज़म से बाकायदा तहकीकात की। इसके अकाउंट से 4 अरब रुपए की ट्रांज़ैक्शन से मुतल्लिक मुकम्मल सबूत जो हैं वो हाज़िर हैं और वो सबूत देखे जा सकते हैं।
اسی تاہم اسی دوران ملزم نے نیب حکام کو ایک درخواست دی کہ بھائیں لین دین کر لو، جڑے تسی پیسے میرے لیے کڈے نے وہ میرے کو لے لو تو میری جان چھڑ دیو۔ کوستان میگا کرپشن سکینڈل میں بعض دیگر ملزمان نے بھی پلی بارگیننگ کی درخواستیں جمع کرا رکھی ہیں۔ نیب حکام کے مطابق یہ رقم مجموعی سکینڈل کے ایک حصہ ہے، جبکہ مزید رقوم کی ریکوری کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ اندازہ تو یہ ہے کہ صوبے میں کرپشن سکینڈل ہے، ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن پر وہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، لیکن پردہ آپ ڈال لیں، کب تک ڈال سکتے ہیں؟ ایک نہ ایک دن سامنے آئیں گے۔ اب دیکھیں نا، وہاں کے وہ ابھی یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کا ایک کلرک تھا، وہ اربوں روپے کے فراڈ میں نکلنا ہے۔ مطلب کہ ان کی منسٹری میں ایک جو اس سے پہلے جو ان کے پاس منسٹری تھی، اس میں ایک کلرک تھا جس نے اربوں روپے کی کرپشن کی کہانیاں جو ہیں وہ وہاں پر گھڑی تھی اور اربوں روپیہ جو اکٹھا کیا تھا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ مطلب ماشاءاللہ کتنے صاف شفاف اور کتنے کمال کے لوگ ہیں۔ بٹ نہیں، اب ظاہر ہے وہاں پہ اگر عوام تک کچھ نہیں پہنچنا اور یہ جو اربوں روپے کے بجٹ ہیں اس طرح بانٹ لیے جانے ہیں، اس طرح کھائے پیے جانے ہیں، اور پھر اس صوبے میں بہت کچھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس صوبے سے نکال نکال کے اس قسم کے پتھر، جس کو آپ کسی وقت پہ ہیرے بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کہیں چائنا ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، وہ اسمگل ہو رہے ہیں، افغانستان سے اس راستے جا رہے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک بھر کے جا رہے ہیں۔ وہی بات ہے کہ نائجیریا دنیا کا چوتھا پانچواں بڑا ملک ہے پروڈیوس کرنے میں آئل، اور اس کے ملک میں جائیں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، حالات خراب ہیں۔ ظاہر ہے بڑے شہروں میں سب کچھ ہوگا، لیکن چھوٹے گاؤں میں دیہاتوں میں جائیں آپ کو نائجیریا میں آپ کو بھوک نظر آئے گی۔ اور یہی حال کے پی کے میں ہے۔ کے پی کے والے ہماری بجلی آپ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں، او بھائی وہاں پہ جو اربوں روپے کی مائنز ہیں، اربوں خربوں روپے کی مائنز ہیں، مطلب وہ اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ نہیں ہے وہ نکل نہیں رہی، وہ نکال رہے ہیں۔ وہ جو وہاں والی برادری ہے نا، جو ہمارے پختون بھائی ہیں، بزنس تو ان کو ان سے ان سے زیادہ بزنس کون جانتا ہے؟ وہ مطلب ہر چیز بیچ دیتے ہیں جو کہ ان کے ہاتھ میں آئے، جڑی شاید نیڑے پہ ہی وہ پھڑ کے بیچ دیندے نے۔ تو اربوں روپے کا وہاں کام کاروبار ہو رہا ہے، تو کرپشن کے تو پھر ڈھیر لگیں گے اور لگ رہے ہیں۔ پاکستان جی عالمی محاذ پر کامیابوں کے ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی جھنڈا گاڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پاکستان نے اقتصادی تعاون تنظیم کی 2 سالہ چیئرمین شپ جو ہے وہ سنبھالی ہے۔ پاکستان 2026 اور 27 میں ای سی او کی چیئرمین شپ سنبھالے گا، اور پاکستان کی جانب سے 2025 کی ای سی او کی قیادت پر قازقستان کا شکریہ ادا بھی کیا۔ یہ بھی ایک اعزاز ہے جو شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کو ملا کہ پاکستان 2 سال تک اس تنظیم کا سربراہ رہے گا۔ عادل راجہ شہزاد اکبر، جھوٹوں کے وہ کسی کے بارے میں کہا تھا، اللہ جنت میں گھر کرے، میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا، کہ جھوٹوں کا وہ آئی جی ہے۔ تو یہ جو دونوں ہے نا، یہ جھوٹوں کے آئی جی سے بھی اوپر کوئی عہدہ ہے، تو یہ جھوٹوں کے وہ ہیں۔ لندن میں اظہر جوید نے رپورٹ کیا ہے کہ عادل راجہ اور شہزاد اکبر مبینہ حملے کرنے والے ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں مل سکا۔ ان پر حملہ کسی منصوبہ بندی کے تحت ہوا تھا۔ ملزمان چوری کی وارداتوں میں ملوث پائے گئے ہیں، یعنی وہ ملزمان چور تھے، کوئی حملہ آور نہیں تھے، اور نہ ہی پاکستان کی طرف سے کوئی ایسی، یا پاکستان کے اداروں کی طرف سے کوئی ایسی ان سرماؤں کو لمحہ پان واسطے کوئی بندے بھیجے گئے نہیں، روٹین کے چور ہیں۔ اب دیکھیں لندن میں جتنی چوریاں ہوتی ہیں، پورے یورپ کی چوریاں ایک طرف اور لندن شہر کی چوریاں ایک طرف ہے۔ پورے یورپ کے جو کرائم ہے، یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے، پورے یورپ کی بات کر رہا ہوں میں۔ پیرس میں ایسا کوئی نہیں ہے، ایمسٹرڈیم میں کوئی نہیں ہے، میڈرڈ، بارسلونا، اٹلی میں کسی جگہ پہ اسٹریٹ کرائم اس لیول کے نہیں ہے جس کے لندن میں ہے۔ تو اب لندن میں جو ایسے چور ڈکیتیاں مطلب ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ اگر اس کو ڈال دیں کہ جی جناب یہ آئی ایس پی آر نے تصویر چلائی تھی، آئی ایس پی آر کو میری شکل پسند نہیں آئی، تو اگلے دن کسی چور نے لنگ دینے والے کو سون ماریا تھا۔ اب دیکھیں چوروں کا یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ پر امیڈیٹلی یا ایک اچانک ایک ایسا حملہ کرتے ہیں جس میں آپ بونتر جاتے ہیں، مطلب آپ کو مکہ مار دیا، تھپڑ مار دیا، دھکا دے دیا، آپ ابھی سنبھلتے نہیں ہیں تو وہ آپ کی جیب سے موبائل پرس نکال کے غائب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں ایتے جناب آئی ایس آئی نے، ایتے پتہ نہیں کیڑی کیڑی ایجنسی نے ہم پہ حملہ کرنے کے لوگ بھیجے ہیں۔ گلیوں میں آپ گھوم رہے ہیں، جہاں پہ آپ رہتے ہیں، یہاں پہ کون سا کو آپ کو کچھ ایسا مطلب معاف کرے۔ مجھے دیکھیں الطاف حسین سے بڑا پاکستان اینٹی پاکستان تو کوئی نہیں تھا، وہ رہ رہا ہے لندن میں، اس کو تو کبھی کسی نے نہیں مارا، اس کے گھر پہ تو کبھی کسی نے نہیں چور بھیجے۔ آپ چوروں سے احتیاط کریں اور گھر میں کوئی $200-400 کیش بھی رکھا کریں، تاکہ جو چور آئیں وہ آپ کو تھپڑ نہ ماریں، وہ آپ کو کسون نہ ماریں، وہ آپ کو لمحہ پا کے کٹے نہ، کیونکہ ان کو $400-500 مل جائے گا۔ وہ تسی سارے بینکاں چ رکھے ہوندے نے، ہاں جی، تو پھر ایسا تو ہونا ہی ہے۔ بٹ اینی ہاؤ جھوٹوں کے آئی جی ہیں جی یہ دونوں، اور اللہ معاف کرے جتنا یہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، لیکن یہ ضلالت بھی بیچتے ہیں، ان کی ضلالت بھی بکتی ہے، کیونکہ جس دکان پہ یہ سامان بیچتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو مجاور ہیں، جو فالوورز ہیں، وہ خریدتے ہی یہی ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا خریدنا ہے ہی یہ۔
खैर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे भर में आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए जामिया इक़दामात की मंजूरी दे दी है। कमर्शियल और कसीर मंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी कवानीन पर सख्त अमल दरामद की हदायत जारी की गई है। इजलास में 9 डिवीजन में 1157 वाटर हाइड्रेंट्स लगाने और रेस्क्यू 112 के तहत स्पेशल वाटर यूनिट लगाने की मंजूरी दे दी गई है। बड़ी इमारतों में स्मोक सेंसर और सीसीटीवी कैमरे लगाने के अहकाम जारी कर दिए गए। बड़े कमर्शियल प्लाजों में फर्स्ट एड ऑक्सीजन सिलेंडर लाजमी करार दिया गया। केमिकल्स, कार्डियोलॉजी, कपड़ा, गैस सिलेंडर से मुतल्लक मार्केट्स के लिए खसूसी फायर सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है। हर कसीर मंजिला इमारत में वाटर हाइड्स और बैरूनी हवा और दर सीढ़ियां लाजमी करार दी गई हैं ताकि हंगामी इखलास हो। आपको पता है यूरोप में आप फिल्मों में अक्सर देखते हैं कि घरों के बैक साइड से जो या तो हीरो है या फिर चोर है या कुछ जो भी है, वो एक लोहे की सीढ़ियां जो घर से बिल्कुल बाहर लगी होती हैं वो नजर आ रही होती हैं। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ यहाँ पर वो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो अक्सर आपको उस जगह पे इमरजेंसी सीढ़ियां नजर आती हैं, जो कि जाहिर है पुराने जमाने से चलती आ रही हैं, क्योंकि उस जमाने में बिल्डिंगों में जो है वो लकड़ी जलाई करते थे। वो घर को गर्म रखने के लिए भी लकड़ियां जलाई जाती थी, चिमनियां होती थी, और किचन में भी लकड़ियां जलाई जाती थी जब वो गैस वाले मामलात नहीं थे। तो उस वक्त आग लगने की, और फिर मजे की बात है घर भी आग के होते थे। अब वो पठानों की तरह, हमारे भाइयों की तरह इतने कमाल के लोग तो नहीं है कि वो लकड़ी की रेडी में आग जलाकर छलियां बेचते हैं। वो इतने बड़े साइंसदान तो नहीं थे गोरे। तो ये जो सीढ़ियां वो होती थी, इसी तरह पर वो कहा जा रहा है कि बाहर खुली हवादार जो है वहां पे सीढ़ियां हों, चाहे लोहे की हों या किसी भी चीज की हों, कि अगर खुदा ना करे कोई ऐसी बात हो तो वहां से लोग बाहर निकल सकें। सूबे भर में गैस सिलेंडर की इंस्पेक्शन, गैर मियारी सिलेंडर बनाने या फरोख्त करने वाले कंपनियों को सील करने के हवाले से भी जो चीजें हैं वो चल रही हैं। ब्यूटिफिकेशन के हवाले से यार बड़ा मजा आ रहा है। हर रोज मरियम नवाज साहिबा जो है वो कुछ ऐसी तस्वीर जो हैं वो पोस्ट कर रही होती हैं। हाफजाबाद की, मंडी बहावुद्दीन की। मंडी बहावुद्दीन इतना खूबसूरत लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं मंडी बहावुद्दीन जाके बह जावां। वैसे साडे बड़े यार ने, ਉਹ ਸਾਨੂੰ याद भी करते हैं कि तुसी मंडी बहावुद्दीन चक्कर लाओ, रोटी शोटी को खाबे शाबे को आगे पीछे। अल्लाह पाक ने जिंदगी दी तो इंशाल्लाह ताला जरूर जाएंगे। और इसके अलावा हाफजाबाद, उसके अलावा साहिवाल, उसके बाद उकाड़ा, उसके बाद मतलब डेरा गाजी खान, उसके बाद मुजफ्फरगढ़। मतलब मैं हर शहर की मरियम नवाज साहिबा जो है वो ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो तस्वीरें लगा रहे होते हैं वो कमाल की होती हैं। एक और चीज आपको बतानी है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो हलका है उसमें हमारे भाई जो राशिद नसरुल्लाह साहब है वो बड़ा कमाल कर रहे हैं। विजन जाहिर है मरियम नवाज साहिबा का है, हल्का कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है, और राशिद नसरुल्लाह साहब जो है वो मियां साहब के पीएस भी हैं, और वो एक वजारत भी चला रहे हैं, और उस बात में मियां साहब के हल्के के कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो तीन तीन जॉब्स वो कर रहे हैं। आप खुद अंदाजा कर लें, ये जो रवायत है शरीफ बरादरान में 4 घंटे सोने वाली, वो उनके वजीरों में भी मौजूद है। तो राशिद नसरुल्लाह भी मुझे नहीं लगता कि 4 घंटे से या 5 घंटे से ज्यादा सोते होंगे, वो भी कोई इतना ही सोते होंगे। बस पहले जाके वो 4 बजे तक तो मियां साहब के साथ पीएस की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। फिर उसमें जो उनका डे ऑफ होता है वो अपनी अपनी जो है दफ्तर चला रहे होते हैं। फिर उसके बाद सीधे दफ्तर जाते हैं, दफ्तर के जाके मामला देखते हैं, क्योंकि जाहिर है उशर ज़कात की उनके पास वजारत है, उसको देखना है। और फिर रात को 8 बजे उन्होंने मियां साहब के हल्के में मुख्तलिफ जगहों पे जाकर मुख्तलिफ पार्क्स, जिनका खास तौर पर टारगेट है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समझते हैं कि हर इलाके में जहां पे पार्क होगा वहां हमारी बहनें, खवातीन, बच्चियां आकर खुली हवा में सांस ले सकेंगी। देखिए ये मोहल्ला ये जो हल्का है ना बड़ा तंग है, पुराने मोहल्ले हैं, यहाँ पर कोई पार्क का रिवाज नहीं है। लेकिन जो जगह थी या नई जगह बनाकर राशिद नसरुल्लाह साहब कमाल के यूरोपियन स्टाइल के जो पार्क से बना रहे हैं, शाम को बच्चे भी खेल रहे होती हैं, बहनें और बेटियां जो है वहां कर आप बैठती हैं, खुली फिजा में जो वो सांस लेती हैं। कमेटियां निकल गई, केड़ी कमेटी लैके गए, औरत गायब होगी, किन्नी कमेटी नवी पानी है, क्यों नहीं पानी, क्योंकि खवातीन को कोई ऐसी जगह चाहिए ना जहां बैठ के वो गुफ्तगू कर सके। तो इसका हल भी राशिद नसरुल्लाह साहब ने निकाला है कि वो बड़े खूबसूरत पार्क बना रहे हैं। राशिद साहब बहुत बड़े, हमने पॉडकास्ट की है, इंशाल्लाह ताला वो आजकल में राशिद साहब के साथ ऑन होगी। अल्लाह पाक जिंदगी से दे। अल्लाह पाक राशिद साहब से बड़े काम ले रही है, हमारी दुआएं हैं, हमारा भाई है, और बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि साथी हैं अब मुश्किल वक़्त के। तो जब उनको हम देखते हैं किसी मुख्तलिफ जगहों पे तो बड़ी खुशी होती है। अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आपके चेहरों पर खुशियाँ बिखेरते रहे। मेरी दुआएँ आपके साथ है, सलामत रहें, खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर दें। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।